नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का कोई चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन पॉलिटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। उससे रिलेटेड एक बहुत दिनों से न्यूज़ आ रही है। उस न्यूज़ को और उस न्यूज़ में दिए गए टर्म्स को और आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम हरीश राणा के केस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो केस है ये थोड़ा सा इमोशनली अटैच केस है और इस पे थोड़ा सा बात करना थोड़ा सा इमोशनली हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली में यूथेनेशिया होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ऐसे कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो यूथेनेशिया को लेकर हमारे इंडिया में आए और उन केसेस का, उन जजमेंट्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली यूथेनेशिया होता क्या है। यूथेनेशिया किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी एक सीरियस पेशेंट है या फिर टर्मली इल पेशेंट है, उसकी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए उसकी जान को जो नेचुरल तरीके से ख़त्म किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाता है, उसे हम यूथेनेशिया कहते हैं। यूथेनेशिया के अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के यूथेनेशिया होते हैं, पैसिव यूथेनेशिया एंड द एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में हम एक एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक लीथल ड्रग जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो पीसफुली मर सके। और सेकंड है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया में हम लाइफ सपोर्ट चीज़ें जो होती है उसे विड्रॉल कर लेते हैं। लाइफ सपोर्ट चीज़ों में आता है जैसे कि फीडिंग ट्यूब हो गया। फीडिंग ट्यूब के ज़रिए हम पेशेंट को एक न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशन जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उस फीडिंग ट्यूब के सपोर्ट को हम विड्रॉल कर लेते हैं। जो वेंटिलेटर सपोर्ट होता है उसे विड्रॉल कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर देते हैं देने से। तो वो हमारे पैसिव यूथेनेशिया में काउंट होता है। अब बात उठती है कि इन दोनों में से कौन सा यूथेनेशिया जो है वो इंडिया में लीगल है। तो एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है, यानी कि जिसमें हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक लीथल ड्रग जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, उस यूथेनेशिया को इलीगल माना गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में और इंडिया में भी। और जब हम बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया, जहाँ पर हम लाइफ सपोर्ट चीज़ें जो हैं, जो फीडिंग ट्यूब है या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट है, उसको विड्रॉल कर लेते हैं, वो पैसिव यूथेनेशिया आता है। और पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज, यानी कि लीगल माना गया है इंडिया में और बहुत सारी कंट्रियों में भी लीगल माना गया है। अब बात उठती है कि किस तरीके से जो पैसिव यूथेनेशिया है वो इंडिया में लीगल बना, क्या इसके लीगल बैटल्स रहे, क्या जजमेंट्स आए, उनको पढ़ते हैं। तो पैसिव यूथेनेशिया को लेकर 3 केसेस और 3 जजमेंट्स हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। पहला जो केस आता है वो होता है अरुणा शॉनबॉयग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस, जिसमें अरुणा शॉनबॉग जो हैं एक नर्स होती हैं और इनके साथ एक ब्रूटल तरीके से इनका रेप होता है, जिसकी वजह से ये 42 साल तक एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पर चली जाती हैं, यानी कि इनकी जो लाइफ है वो हॉस्पिटल के बेड तक कन्फाइंड रह जाती हैं। तो इस केस में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो पैसिव यूथेनेशिया का अनाउंसमेंट देते हैं, पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज करते हैं, यानी कि कहते हैं कि जो अरुणा शॉनबॉयग है उनके वहाँ से लाइफ सपोर्ट को विड्रॉल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। एक स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट होती है, यानी कि मेडिकल बोर्ड के कंसल्टेशन के बाद और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है। तो अरुणा शॉनबर्ग एक पहला केस बनता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ करती है, गाइडलाइंस जो है वो जारी करती है और एक तरीके से जो एक लीगल बैकअप है पैसिव यूथेनेशिया को, वो इस केस से मिलता है। फिर आता है हमारा दूसरा केस, दैट इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि पैसिव यूथेनेशिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है अंडर आर्टिकल 21। जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की जाती है, उसी आर्टिकल 21 में पैसिव यूथेनेशिया को एज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी बोला गया है और इस तरीके से पैसिव यूथेनेशिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लिविंग विल है उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि लिविंग विल होता क्या है। लिविंग विल का मतलब यह है कि आज में कल का प्रेडिक्ट करना।
फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूँ सही सलामत हूँ, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जहाँ पर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगा कैसा नहीं होगा। और अगर मैं किसी ऐसे स्टेज पे पहुँच जाती हूँ जहाँ पर मेरा माइंड जो है वो काम नहीं करता, मैं कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं रहती, तो उस समय पे मेरे बिहाफ पे कौन डिसीजन लेगा। तो एक तरीके का लिविंग विल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इंसान, और उस लिविंग विल डॉक्यूमेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया सेकेंड केस में, यानी कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती है, उन गाइडलाइंस को स्ट्रीमलाइन किया जाता है केस 2 में। तो केस 2 का ये कंट्रीब्यूशन रहता है। नाउ हम बात करते हैं सबसे रीसेंट केस, यानी कि हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का केस, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि हरीश राणा जी को एक ब्रेन इंजरी के वजह से वो काफ़ी सालों तक वेजिटेटिव स्टेट पे रहते हैं, और अब उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि उन्हें पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। और हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पैसिव यूथेनेशिया को लेकर। तो हरीश राणा, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि हरीश राणा जो केस है वो पहला केस है जहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। पैसिव यूथेनेशिया को हमारे इंडिया में अरुणा शॉनबॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस से ही लीगलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हरीश राणा केस का मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि जो अरुणा शॉनबॉय के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी करी थी, उस गाइडलाइंस को अप्लाई किया गया और पैसिव यूथेनेशिया को एग्जीक्यूट किया गया। ये हरीश राणा केस का मेन कंट्रीब्यूशन है। एक और चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हुई हरीश राणा केस के थ्रू कि ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा था कि जो फीडिंग ट्यूब जो पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें जो आर्टिफिशियल हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली अपने भाषा में ये कहा कि हाँ, फीडिंग ट्यूब के जरिए जो आर्टिफिशियल हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट में काउंट होता है, और उसे पैसिव यूथेनेशिया के दौरान उसको एज अ लाइफ सपोर्ट के थ्रू विड्रॉल किया जा सकता है। तो ये चीज़ हरीश राणा केस से क्लैरिफाई हुई, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइंस लिखी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी पैसिव यूथेनेशिया को लेकर, कि किन लोगों को पैसिव यूथेनेशिया दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो पहला केस ये है कि वो पेशेंट जो है वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पे होना चाहिए, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आने वाले दिनों में कि उनकी रिकवरी होगी। उन लोगों को पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। दूसरा, एक लिविंग विल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग विल डॉक्यूमेंट है क्या, एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट है। और एक अगर वो चीज़ नहीं है तो एक उनका नेक्स्ट ऑन डेजिग्नेटेड गार्जियन होना चाहिए जो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। एंड तीसरी चीज़, 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स का गठन होगा जो ये डिसाइड करेंगे कि इनके द्वारा मतलब जो पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा है पेशेंट को, वो जस्टिफाई है कि नहीं है। एंड द फोर्थ वन, ये जो सारी चीज़ें होंगी वो एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगी पूरी तरीके से, मतलब डिसीजन जो है वो सही मायनों में लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू लिया जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पैसिव यूथेनेशिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी हमारे केस 1 में, जो कि अरुणा शॉनबॉय का केस था, और फिर केस 2 में इसको स्ट्रीमलाइन किया गया और हरीश राणा केस में इन गाइडलाइंस को अप्लाई किया गया और पैसिव यूथेनेशिया को एग्जीक्यूट किया गया। आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें आपको पैसिव यूथेनेशिया से रिलेटेड बताई आपको समझ आई होंगी कि यूथेनेशिया है क्या, कितने टाइप्स के यूथेनेशिया है, क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स आए, और कौन सा यूथेनेशिया जो है हमारी इंडिया में लीगल है और कौन सा इलीगल है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा इमोशनली अटैच टॉपिक है किसी के लिए भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानें, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस टॉपिक को जानने में, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, और आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई दिन आए, मुसीबत आए, जहाँ आपको इस डिसीजन
को लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक वेल डिफाइंड तरीके से चीज़ें मालूम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो तरीके हैं, जो लॉज़ हैं वो पता हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हर संडे को कुछ ऐसे टॉपिक्स लाऊंगी जो हमारे पॉलिटी के आर्टिकल से रिलेटेड हो या फिर कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हो जो हम आने वाले चीज़ों में भी लिख सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।